एट वॉर। और जो ऑप्टिक्स नजर आ रही हैं उसमें तो बड़ी सख्त जो है ना वो हमास ने एक बड़ी ऐसा लग रहा है कि बड़ी इंक्रेज किया है, बहुत सारे उनके फौजी जो है वो कैप्चर कर लिए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे देखेगी? एक दूसरा, कई लोग कह रहे थे कि ये जो अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, पर्टिकुलरली सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, उसको बेसिकली एक सबरटाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए और एक फलस्तीन से एक मौकफ जाने के लिए कि भाई हम इस नॉर्मलाइजेशन को पसंद नहीं कर रहे, तो एक नया इसराइल के साथ महाज जो है वो शुरू हो गया है। आपका इसमें क्या मौका? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर? देखिए कमर जो पिछले 2-3 सालों से खासतौर पर इंटरनेशनल और रीजनल लेवल्स पे जो डेवलपमेंट्स हो रही थी ना, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट डेवलपमेंट। इसलिए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ईरान और इज़राइल का जो बैलेंस है मिडल ईस्ट में वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा था इज़राइल की फेवर में। और खासतौर पे अब्राहम एकॉर्ड के बाद और फिर उसके बाद रिसेंटली जब इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि इन नियर फ्यूचर 6 टू 7 कंट्रीज विल जॉइन अस और रिकॉग्नाइज अस, और उसमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होगा। यानी सऊदी अरेबिया के शामिल होने का मतलब जो मेजर पावर्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड की वो इज़राइल को रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल समझे दे दिया था। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें तो डेवलपमेंट इतनी आगे गई कि जो इज़राइली 2 मिनिस्टर्स थे उन्होंने विजिट भी किया और कुछ ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई जिसमें इज़राइल और सऊदी अरेबिया के झंडे उठा के उन्होंने इसका जश्न भी मनाया। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, जो लोग मिडल ईस्ट को समझते हैं या मिडल ईस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सरप्राइज़ उनके लिए। उसके बाद सरप्राइज़ जो इंटरनेशनली बड़े-बड़े नाम हैं इंटेलिजेंस इदारों के, उनके लिए सरप्राइज़ है। और सबसे बड़ा एक और सरप्राइज़ बनता है खुद इज़राइल के लिए और मोसाद के लिए, कि इतने बड़े लेवल पर भी स्टिल पैलेस्टीनियन जो हैं ये कोई ऑफेंस लॉन्च कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पैलेस्टीन के बारे में या मिडल ईस्ट के बारे में, मेरा ख्याल है कि अभी ये सिर्फ 10% पावर शो हुआ है और अभी कुछ भी उन्होंने शो नहीं किया जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ये 10% शो करके अगर दुनिया को सरप्राइज़ कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि रिमेनिंग 90% क्या होगा। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जब भी हम फिलिस्तीन को या मिडल ईस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बीइंग एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्ट, हमारे पास जो सोर्सेज़ मोस्टली होते हैं वो वेस्टर्न सोर्सेज़ होते हैं और वेस्टर्न सोर्सेज़ के ऊपर यूजुअली हमें पता है कि ज़ायनिस्ट जो लॉबी है उसका काफ़ी कंट्रोल होता है और वो पिक्चर सामने नहीं आने देते जो रियल होती है, और वो पिक्चर दुनिया के सामने लाते हैं जिसकी बेस पे अब्राहम एकॉर्ड भी हो सके, जिसकी बेस पे इज़राइल को आइसोलेशन से निकालने की बात भी हो सके और जिस बेस पे ये प्रेजेंट हो सके कि इज़राइल में मुज़ाहमत खत्म हो गई है और दुनिया इस्लामी दुनिया में फिलिस्तीन की हमायत दम तोड़ चुकी है। तो ज़ाहिर है कि जब एनालिसिस आते हैं हमारे सामने तो हमारा माइंड भी वैसे ही मेकअप हुआ होता है कि यार फिलिस्तीन अब एक आउटडेटेड मसला खत्म हो चुका है। लेकिन जब उस सिनेरियो में भी हम जैसे लोग ऐसी कोई बात करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता था। और ये इस तरह की चीज़ें हमें ये दिखा रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ ने जो राइट फिलिस्तीनियों को या कश्मीरियों को दिया है कि टिल द टाइम दे आर लिविंग इन ऑक्युपाइड लैंड, दे हैव लीगल राइट टू कन्फ्रंट विद ऑक्युपाइड पावर्स। ये एक इंटरनेशनल लॉ ने ये राइट दिया हुआ है और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी ये मौजूद है। और इसकी बेस पे आप देखें तो फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल के वहाँ पे दूसरे मुल्कों से लाकर लोगों को बसा दिया गया है। और ये कहना है जी ख्वाजा आसिफ साहब का। लेकिन ये बात सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की नहीं है, बल्कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यही एक जबान होकर बात कर रही हैं। लेकिन ये काम इतना आसान और मुझे नहीं लगता कि इतनी मीडिया पर अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। उनमें खास तौर पर एक जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी उनको मारकर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से पूरे इलाके में घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, वो देखकर यकीनन जितने भी लोग कुछ थोड़े से सेंसिटिव होंगे उनको यकीनन बहुत बुरा लगेगा और बुरा लग रहा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का जुनूनी और किस किस्म का वहां पे जो है हंगामा और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो हैं जी वो खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक़्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों जो कि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फ़ादर आसिफ अली ज़रदारी हों और या दूसरे पॉलिटिशियंस हों, सभी जो है वो वाह-वाह कर रहे हैं और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह-वाह कर रहा है फ़लस्तीन की, हमास की, और कह रहे हैं कि जी इज़राइल को बड़ा ही इन्होंने मज़ा चखा दिया है और अब यकीनन वो कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसी किस्म की न्यूज़ यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये सब करते हुए शायद हमारे लोग भूल गए कि ज़ियाउल हक का भी एक रोल रहा है और ज़ियाउल हक ने जो है वो किस तरीके से अपनी फ़ौज को भेजकर फ़लस्तीन के लोगों को की जानें ली थी और उनका नुकसान कराया था। मेरे ख्याल है ये हिस्ट्री हम लोग भूल गए हैं या शायद हम याद करना नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये भी बार-बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस-किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। उसी बात से मुझे याद आया कि हमने एक ज़माने में ये भी ऐलान किया था कि हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हैं और ना सिर्फ़ तालिबान के साथ खड़े थे बल्कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट भी बनवाई थी और वाह-वाह